हेलो वेलकम इन के स्टडी प्लस। तो देखो यार, पिछली वीडियो में हमने आपका जो चैप्टर नंबर 4 है यानी कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना, उसको कवर कर लिया है, सारा कंप्लीट हो चुका है वो। तो आज मैं शुरू कर रहा हूँ लीनियर इनइक्वालिटीज। ठीक है, पुरानी वाली जो बुक है उसमें चैप्टर नंबर 6 है, लेकिन जो नई वाली बुक है उसमें चैप्टर नंबर 5 है। तो इस चैप्टर का हम इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं, सारी बेसिक बातें, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमें आनी चाहिए, ठीक है, ताकि हम इस चैप्टर को अच्छे से कर पाएं, वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। साथ ही साथ याद रखना कि जो लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स का, ठीक है ना, ग्राफिकल सॉल्यूशन है, ठीक है, चाहे वो लीनियर इनइक्वालिटीज का सिस्टम हो, चाहे वो कोई एक लीनियर इनइक्वालिटी हो टू वेरिएबल्स में, वो आपके सिलेबस से हट गया है नई वाली किताब में, लेकिन एंड में मैं आपको वो भी पढ़ाऊंगा क्योंकि वो काफी जरूरी है। ठीक है, हालांकि मैं आपको फिर से जब पढ़ा रहा हूँ तो रिमाइंड करा दूंगा कि ये चीज सिलेबस में नहीं है, आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, लेकिन पहले उसकी बात करते हैं जो जो सिलेबस में है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पे सबसे पहले ये समझने से लीनियर इनइक्वालिटी क्या होती है। ठीक है, देखो इक्वालिटी तो आप सबने पढ़ा है। इक्वालिटी में क्या होता है कि भाई यहाँ पे LHS है, यहाँ पे RHS है, ठीक है, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। और अगर ये इक्वालिटी होती तो बीच में इक्वल होता तो हम उसे क्या बोलते हैं कि ये इक्वेशन बन गई, क्योंकि इक्वालिटी लगी है। इनइक्वालिटी में क्या लगा होगा कि यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, इनइक्वल का साइन लगा होगा। जैसे ये जो साइन है इसको हम पढ़ते हैं ग्रेटर देन, या फिर हो सकता है कि कुछ इस तरह का साइन लगा हो, इसको हम बोलते हैं लेस देन, या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकता है, या फिर लेस देन इक्वल टू हो सकता है। ठीक है, तो कुछ इस तरह की चीजें इन्वॉल्व होंगी जिससे हमें पता लगेगा कि LHS और RHS असलियत में इक्वल नहीं है बल्कि अनइक्वल है। हो सकता है कोई बड़ा हो कोई छोटा हो। ठीक है, तो सिंपल सी डेफिनेशन है लीनियर इनइक्वालिटी की, टू रियल नंबर्स और टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस रिलेटेड बाय द सिंबल्स लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू फॉर्म एन इनइक्वालिटी। ठीक है, आपको, ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल देता हूं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2x इज ग्रेटर देन 5, तो ये क्या है, ये एक इनइक्वालिटी है। मैंने इक्वल टू 5 नहीं लिखा, अगर मैं इक्वल टू 5 लिखता तो ये इक्वेशन होती, ठीक है, यानी वो इक्वालिटी बन जाती, लेकिन यहाँ पर ये इनइक्वालिटी है क्योंकि 2x बड़ा है किससे, 5 से। ठीक है, ये तो आपने छोटी क्लास में याद रखा होगा कि जिसकी तरफ ये मुंह खुला होता है, ठीक है, वो बड़ा होता है, जिसकी तरफ ये चोंच होती है वो छोटा होता है। 5 की तरफ ये चोंच है मतलब 5 छोटा है और ये बड़ा है। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक एग्जाम्पल है इनइक्वालिटी का। आपको इन सिंबल्स के नाम पता होने चाहिए सर बहुत बढ़िया से। ठीक है, जैसे कि ये जो सिंबल है यहाँ पर, ठीक है, इसको हम बोलते हैं लेस देन। ठीक है ना, इसको हम क्या पढ़ते हैं कि ये लेस देन का सिंबल है। ये जो सिंबल है इसको हम पढ़ते हैं ग्रेटर देन। ठीक है, एक एक बात मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ बिल्कुल बेसिक से, ठीक है, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, इसी तरह से ये जो है ये लेस देन इक्वल टू। ठीक है, इनको याद कैसे रख सकते हो अभी समझा देता हूँ मैं। ठीक है, लेस देन इक्वल टू, पहले एक बार लिख लेता हूँ। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, तो ये जो सिंबल्स हैं ये, ठीक है ना, आपको बढ़िया से इनके नाम पता होने चाहिए। देखो जैसे हम हिंदी या इंग्लिश लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं, इधर से इधर पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको तीर मारना है। अगर तीर पहले जाके चोंच में लगता है तो मतलब छोटा पहले बोलेंगे, यानी लेस पहले बोलेंगे। ठीक है, जैसे मैंने अगर इसको तीर मारा जाके तो तीर इसकी चोंच में जाके लगेगा। लेफ्ट से राइट की तरफ मारना है क्योंकि हम इस तरह से इंग्लिश पढ़ते हैं या हिंदी पढ़ते हैं। ठीक है, और अगर मैं इसको तीर मारूंगा तो ये यहाँ पर देखो ओपन वाले हिस्से में जाके लगेगा, यानी कि ग्रेटर वाले हिस्से में लगेगा। जिस तरफ खुला हुआ है वो ग्रेटर है, यानी कि इसमें ग्रेटर पहले बोला जाएगा। बस इतना से याद रखना है। ठीक है, अगर आपको कभी कंफ्यूजन हो तो यहाँ पे चोंच में जाके तीर लगा, चोंच मतलब छोटा वाला हिस्सा है, इसको बोलेंगे लेस देन। यहाँ पे ओपन वाले पार्ट में यानी बड़े वाले हिस्से में जाके लगा तो इसको बोलेंगे ग्रेटर देन। ठीक है, ऐसे याद हो जाएगा, ये लेस देन, ये ग्रेटर देन। यहाँ पर जब सिंबल लग जाएगा तो ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू। इसका एक मीनिंग ये भी है, ठीक है, मतलब सही मीनिंग जो है वो ये है कि लेस देन और इक्वल टू। यहां पर और छुपा हुआ है सर, इस बात को याद रखना। ठीक है, ये जो चीज है इसका क्या मतलब है, लेस देन और इक्वल टू, यानी कि या तो वो चीज छोटी है या बराबर भी है, या बराबर भी हो सकती है मतलब। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, इनइक्वालिटी की जरूरत क्यों पड़ी? इनइक्वालिटी की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हम सारी कंडीशंस को, ठीक है ना, इक्वालिटी में ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं
ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको पास होने के लिए कम से कम 33 नंबर चाहिए 100 में से, ठीक है ना। यानी कि मैंने क्या बोला कि भाई जो आपके मार्क्स आने चाहिए वो पासिंग मार्क्स क्या है, कम से कम 33 है। तो आप पासिंग मार्क्स को इक्वलिटी में नहीं लिख सकते। अगर आपने ये लिख दिया कि भाई मार्क्स 33 लाने हैं तो वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी कि अगर 33 के इक्वल बोल दिया तो क्या 34 वाला फेल हो जाएगा? नहीं, 34 वाला भी पास है। क्या 80 नंबर वाला फेल हो जाएगा? नहीं, 80 वाला भी पास है। तो इसका मतलब क्या है कि हम इस कंडीशन को कि कम से कम 33 नंबर लाने हैं इक्वलिटी में नहीं दिखा सकते हैं। तो इसको हमें कैसे दिखाना होगा कि कम से कम 33 मार्क्स का मतलब है या तो 33 के बराबर ले आओ या 33 से ज्यादा ले आओ। भाई 34 लाओगे तब भी पास हो, 35 लाओगे तब भी पास हो, ठीक है ना। अगर आपने ज्यादा मेहनत की, आप 100 में से 100 ले आए तब भी आप पास हो, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन मिलेंगी जहां पे हम सबको इक्वालिटी में नहीं दिखा पाएंगे, तो हमें इनइक्वालिटी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये अब देखो इसका मतलब क्या हो गया कि जो मार्क्स हैं या तो वो 33 के इक्वल हो या 33 से ज्यादा हो तो बंदा पास हो जाएगा। समझ में आ गया इनइक्वालिटी की जरूरत क्यों पड़ रही है हमें, ठीक है। अगर आपको इतनी चीजें समझ में आ गई हैं तो अब आगे बात कर लेते हैं। देखो जैसे आपने इक्वेशंस पढ़ी है वो लीनियर हो सकती हैं, क्वाड्रेटिक हो सकती हैं, बाई क्वाड्रेटिक हो सकती हैं, क्यूबिक हो सकती हैं, वैसे ही इनइक्वालिटी भी कुछ भी हो सकती है। लेकिन हमारे जो सिलेबस में है वो है लीनियर इनइक्वालिटी। जो हमारे सिलेबस में है वो क्या है? लीनियर इनइक्वालिटी, वो भी एक वेरिएबल वाली। अभी पिछले साल तक मतलब जो इससे पुरानी वाली बुक थी उसमें 2 वेरिएबल वाली भी थी, उनका ग्राफिकल सॉल्यूशन भी था। लेकिन अभी हमें ज़्यादातर जो देखने को मिलेगा वो 1 वेरिएबल वाली मिलेंगी। हालांकि मैं 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल दोनों आपको बता दूँ, ठीक है। 1 वेरिएबल वाली में क्या होगा, ax ग्रेटर देन इक्वल टू b, मतलब कुछ भी निशान हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है। मतलब कोई ऐसा निशान होगा जिसमें ये जो है ना ये वेरिएबल है, ये क्या है, ये वेरिएबल है, ठीक है। बाकी ए और बी कांस्टेंट है। 2 वेरिएबल में आपको कैसा देखने को मिलेगा, ए एक्स प्लस बी वाई। अब ये लेस देन इक्वल टू सी हो सकता है या ग्रेटर देन इक्वल टू सी हो सकता है या लेस देन सी हो सकता है, इस तरह से, ठीक है ना। इसमें ए इज नॉट इक्वल टू 0, बी इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ये 2 वेरिएबल वाला हो जाएगा। तो मैं आपको 1 और 2 दोनों वाला करा दूंगा, ठीक है। हालांकि जो पोर्शन अभी सिलेबस से बाहर है थोड़ा सा वो आपको समझना जरूरी है, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको लगे आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आपको वो चीज़ नहीं समझनी है तो आप मत समझना, मैं बता के चलूंगा कि हाँ ये चीज़ सिलेबस में नहीं है। फिलहाल जो जो सिलेबस में है हम वही पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। तो देखो इक्वालिटी आपको समझ में आ गई। इनइक्वालिटी जैसे यहाँ पे 5 और 6 लिखा मैंने, ठीक है। तो इसमें से हम इसको इक्वल तो नहीं लिख सकते, यानी इक्वल तो नहीं है, लेकिन इनइक्वालिटी में इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं कि भाई जो 6 है वो बड़ा है, 5 छोटा है। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, 5 इज लेस देन 6, ठीक है। इसको पढ़ा कैसे जाएगा, 5 इज लेस देन 6, क्योंकि आप इधर से चलोगे तो पहले तीर चोंच को लगेगा, यानी इसमें आवाज जो आएगी वो लेस देन की आएगी, ठीक है, जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। तो 5 इज लेस देन 6, ठीक है। इस तरह से अगर मैं यहां पर सोचूं, यहां पर इक्वल भी लगा देता तो 5 इज लेस देन और इक्वल टू 6 या लेस देन इक्वल टू 6, ठीक है। यहाँ पे और छुपा रहता है, याद रखना। चलो थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ठीक है। देखो अगर सिर्फ दोनों तरफ LHS और RHS में नंबर्स हैं, ठीक है ना, प्योर नंबर्स हैं, ठीक है, कोई वेरिएबल वगैरह इंक्लूड नहीं हुआ है, तब हम उसको बोलेंगे कि वो न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज हैं, है ना। जैसे अभी मैंने एग्जांपल, ठीक है ना, एक और लिख देता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने लिखा 2 जो है ये छोटा होता है 5 से, तो बिल्कुल सही बात है, 2 इज लेस देन 5। ये देखो लेफ्ट साइड में भी नंबर है प्योर नंबर, राइट साइड में भी प्योर नंबर है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज, ठीक है। ऐसी इनइक्वालिटीज को क्या बोलेंगे, न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज। क्लियर हो गई बात। लेकिन यहीं पे अगर मैं वेरिएबल इन्वॉल्व कर दूं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 15, ठीक है, या फिर y इज लेस देन इक्वल टू 12, तो ऐसी इनइक्वालिटीज को हम बोलते हैं लिटरल इनइक्वालिटीज। तो न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज और लिटरल इनइक्वालिटीज के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया, ठीक है। इसके थोड़ा और आगे चलते हैं। अगर एक ही इनइक्वालिटी में दोनों सिंबल आ गए, ठीक है, एक ही इनइक्वालिटी में दोनों सिंबल आ गए तो उसको हम बोलते हैं डबल इनइक्वालिटीज। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, y इज ग्रेटर देन 2 लेस देन इक्वल टू 4, मतलब y की वैल्यू 2 से तो बड़ी होगी, 4 के बराबर या
छोटी हो सकती है। इसको आप ऐसे समझो कि एग्जाम में जो आप मार्क्स लाओगे, ठीक है, एग्जाम में आप जो मार्क्स लाओगे एग्जैक्टली कितने लाओगे ये तो आपको नहीं पता, लेकिन इतना पता है, ठीक है, कि अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपके जो मार्क्स होंगे वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे, ठीक है, और लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम मार्क्स होंगे। मान लो मैक्सिमम मार्क्स अगर 100 है, ठीक है, तो जो आपके मार्क्स आएंगे वो लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी मार्क्स की तरफ देखो मुंह खुला है, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे उसकी तरफ देखेंगे क्या है। जैसे अगर मैं इसको पढ़ूंगा तो 0 इज लेस देन इक्वल टू मार्क्स, लेकिन अगर मैं मार्क्स पहले बोलूंगा तो मार्क्स की तरफ तो ये बड़ा वाला मुंह आ रहा है ना, तो ये सब चीजें ध्यान रखना थोड़ा, ठीक है। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 100। तो यहाँ पे देखो इस तरफ भी और इस तरफ भी 2 बार हमने इनइक्वालिटी का यूज किया है, तो ऐसी इनइक्वालिटीज को बोलते हैं डबल इनइक्वालिटीज। क्लियर हो गया इतना? इतना अगर क्लियर है तो इसके बाद आपको याद रखना है, ठीक है, स्ट्रिक्ट और स्लैक इनइक्वालिटीज क्या होती हैं। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज का मतलब होता है जो स्ट्रिक्टली क्या हो, अनइक्वल हो, यानी इसमें इक्वल का यूज नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं लिखता हूं 5, ठीक है, x इज ग्रेटर देन 5, तो मतलब कि जो x है ना वो 5 से बड़ा ही होगा, बराबर भी नहीं हो सकता। तो ये हो गया स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज, है ना, बिल्कुल इक्वालिटी पे रोक लगा दो, स्ट्रिक्टली इनइक्वालिटी वहां पे फॉलो हो रही है। लेकिन इसी चीज को अगर मैं लिखूं कि चलो ठीक है, x 5 के बड़ा हो जाए या बराबर हो जाए, दोनों में चलेगा। जैसे आपके पासिंग मार्क्स, ठीक है ना, आपके पासिंग मार्क्स जो थे, ठीक है ना, वो किसका एग्जाम्पल था, स्लैक इनइक्वालिटीज का, क्योंकि आपके नंबर 33 आ गए, यानी 33 के इक्वल आ गए तब भी आप पास हो, 33 से ज्यादा आ गए तब भी आप पास हो। तो जिसमें इक्वल भी इन्वॉल्व हो जाए इनइक्वालिटी के साथ, उसको अपन बोलते हैं स्लैक इनइक्वालिटीज। क्लियर है ना, बहुत छोटी छोटी बातें हैं। आगे चलते हैं। अब जब आप इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे ना, तो जैसे ही इक्वेशन को सॉल्व करते हो बिल्कुल वैसे ही करना है। बस 2 नियमों का ध्यान रखना है, यही कि अगर इक्वल नंबर्स ऐड किए जाएं दोनों तरफ या इक्वल नंबर सब्ट्रैक्ट किए जाएं दोनों तरफ इनइक्वालिटी के, तो इनइक्वालिटी के साइन में कोई चेंज नहीं आता, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बिल्कुल उसको अफेक्ट ही नहीं करते। ठीक है, एग्जाम्पल से बताता हूं। जैसे अगर x ग्रेटर देन 2 है और मैं दोनों तरफ कुछ जोड़ दूं, यहां पर x क्या था, ग्रेटर देन 2। अगर मान लो मैं इधर भी 3 जोड़ दूं और इधर भी 3 जोड़ दूं, तो मैंने क्या किया है, बोथ साइड 3 ऐड किया है। ठीक है, तो जब भी कोई नंबर ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे तो इनइक्वालिटी का जो भी साइन था वो वैसे का वैसा ही रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब आप सॉल्व कर रहे हो तो ये बात याद रखना, बस इतना याद रखना है। दूसरी बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि अगर बोथ साइड आप कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हो या डिवाइड कर रहे हो, तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपने मल्टीप्लाई किया या डिवाइड किया, जिससे पहली बात तो नॉन जीरो होना चाहिए, तो पता ही है। ठीक है, दोनों तरफ आप 0 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे, दोनों तरफ 0 से डिवाइड नहीं करोगे। ठीक है, अब कंडीशन क्या बचती है, या तो पॉजिटिव से डिवाइड कर रहे हो या नेगेटिव से, न्यूट्रल नंबर 0 से तो कर ही नहीं सकते हो। ठीक है, तो अगर पॉजिटिव से करोगे तो फिर से इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन अगर नेगेटिव से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया या नेगेटिव नंबर से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया तो इनइक्वालिटी उलट जाती है। कहने का मतलब क्या है सर, इसको आप ऐसे समझ सकते हो, इसको आप ऐसे समझ सकते हो, देखो कि अगर मान लो x है, ठीक है, x मैं नहीं समझाता हूं, मैं आपको सिंपल नंबर समझाता हूं। अगर मान लो 3 है और आपको पता है कि 3 बड़ा होता है 2 से, ठीक है, तो अगर किसी पॉजिटिव नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हो या डिवाइड कर रहे हो, तो देखो जैसे मान लो यहाँ पे 3 ग्रेटर देन 2 था और मैं कोई भी पॉजिटिव नंबर लेता हूँ 5, तो मैंने 5 से इस तरफ भी मल्टीप्लाई किया, 5 से इस तरफ भी मल्टीप्लाई किया। अब आप देखो 5 गुणा 3 15 होता है, 2 गुणा 5 10 होता है, तो अभी भी देखोगे 15 10 से बड़ा है, मतलब इनइक्वालिटी ट्रू है, इनइक्वालिटी ट्रू है, सही लिखा है, 15 10 से बड़ा होता है, सब कुछ ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो निशान क्या मैंने उल्टा नहीं, उल्टा क्यों नहीं उल्टा, क्योंकि मैंने किसी पॉजिटिव नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया था। सोचो यहाँ पे अगर मैं पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई ना करता, मैं किसी नेगेटिव नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देता और ये निशान ना बदलता तो ये गलत हो जाता। जैसे अगर मैं -5 से गुणा कर दूं इधर और इधर भी -5 से गुणा कर दूं, तब ये वाली चीज गलत हो जाएगी, है ना। अगर मैं नहीं उल्टूं तो करके देख लो, चाहे -5 गुणा 3 -15 होता है, 2 गुणा में -5 -10 होता है। अब अगर मैं यही निशान रहने दूं ये वाला,
तो क्या -15 -10 से बड़ा होता है? नहीं, नेगेटिव में तो ये बड़ा हो जाएगा ना, तो यानी कि ये चीज हो जाएगी। तो वही मैंने कहा कि जैसे ही आप नेगेटिव नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे, इनइक्वालिटी उलट जाएगी, यानी कि अगर ये ग्रेटर देन था तो लेस देन हो जाएगा। ठीक है, इतने नियमों का याद रखना। डिवाइड के लिए भी सेम चीज है। ठीक है, अगर आपको इतनी चीजें समझ में आई हैं तो आओ कुछ पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर जो मैंने कहा ना डबल वाला जो सिलेबस से आउट हो गया है उसकी बात करेंगे थोड़ी। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है, सॉल्व कर दो इसे। सॉल्व करना है सर, कितना लिखा हुआ है, 30x इज लेस देन 200। ठीक है, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है जब x एक नेचुरल नंबर है, x एक इंटीजर है, अलग अलग केस हैं। तो केसों की बात हम बाद में करेंगे, केसेस की बात। ठीक है, पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखो, आपको करना क्या है, आपको एक साइड चाहे लेफ्ट में चाहे राइट में वेरिएबल को बचाना है, बाकी सब दूसरी तरफ होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है, मुझे यहाँ पे x बचाना है। तो अगर मैं इक्वालिटी सॉल्व कर रहा होता तो मैं क्या कहता, 30 को डिवाइड में ले जाओ। ठीक है, यहां भी आप वही चीज कर सकते हो, बस याद रखना जब भी आप डिवाइड या मल्टीप्लाई में नेगेटिव नंबर ले जाओ तो इनइक्वालिटी उलट देना, बस इतना ध्यान रखना है। आप इक्वेशन की तरह भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इनइक्वालिटी को सॉल्व कैसे करते हैं मैं वैसे ही करा रहा हूं। हालांकि मैंने क्या बोला, आप इक्वेशन की तरह भी सॉल्व कर लेना। एक दो क्वेश्चन चलो सॉल्व करते हैं प्रॉपर तरीके से, फिर उस पर आ जाएंगे। तो मैंने क्या किया, मुझे x बचाना था तो मैं इस तरफ 30 से डिवाइड करूंगा, इस तरफ 30 से डिवाइड करूंगा। असलियत में जो हम इक्वेशन में 30 को उठा के डिवाइड में ले जाते हैं ना, उसके पीछे यही कॉन्सेप्ट छुपा होता है कि असलियत में वहां पे हम दोनों तरफ 30 से डिवाइड ही कर रहे होते हैं। ठीक है, तो 30 से 30 कट गया। ठीक है, तो यहाँ बच गया x लेस देन। ठीक है, यहाँ कितना बच गया, 20/3, 20/3। क्लियर हो गया। तो 20/3 मतलब 6 पॉइंट समथिंग, यानी कि ये नंबर 6 से तो बड़ा है, 7 से छोटा है, इतना तो पक्का है 20/3। ठीक है, अब क्योंकि हमें इसमें आंसर लिखना है इसलिए आपको ये विजुलाइज होना चाहिए कि ये नंबर, ठीक है ना, जो आंसर पूछा है एक्स का वो पूछा है एक्स एक नेचुरल नंबर हो पहले केस में। तो हम पहले केस में बोलेंगे व्हेन एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर आपको पूरा नहीं लिखना है तो आप ऐसे लिख लो, एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर। जब एक्स नेचुरल नंबर होगा तो एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, देखो नेचुरल, देखो यही तो मतलब है, यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं ये कि एक्स की वैल्यू इससे छोटी हो। ठीक है, इसको अगर आप थोड़ा और चाहो तो मिक्स फ्रैक्शन में बदल लो कि भाई एक्स की वैल्यू 3 का पहाड़ा 6 बढ़ जाएगा, 6 3 18 और 2 20। यही मतलब है, यही मतलब है कि एक्स की वैल्यू जो है, ठीक है ना, वो उससे छोटी है जो वहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, ताकि आप पता लगा पाओ कौन कौन सा इंटीजर आएगा, पॉइंट में जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो देखो ऐसे नेचुरल नंबर सोचो जो इससे छोटे होते हो, 6 पॉइंट समथिंग, 6.66, ठीक है ना, से समथिंग से छोटे। तो यानी कि क्या एक नेचुरल नंबर होता है, हाँ, क्या वो इससे छोटा है, हाँ। मतलब आप x की वो सारी, देखो इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन का क्या मतलब है वो समझ लो। जैसे यहाँ पे एक वेरिएबल में है तो पहले एक वेरिएबल में समझो, एक वेरिएबल में अगर कोई इनइक्वालिटी है तो इसका मतलब है कि उस वेरिएबल की वो सारी वैल्यू उस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन होंगी जिसके लिए वो इनइक्वालिटी ट्रू रहती है। ट्रू मतलब कि अगर मैं x की जगह 1 लिखता हूं सर, सोचो, तो क्या 1 छोटा होता है इस नंबर से, ट्रू या फॉल्स, ट्रू। ठीक है ना, क्योंकि 1 इससे छोटा होता है, ट्रू बात है। तो मतलब 1 इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक, तो क्या अगर मैं इसकी जगह 2 लिखूंगा तो 2 भी इससे छोटा होगा, हाँ, 2 भी इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या मैं 3 लिखूंगा वो भी इससे छोटा होगा, हाँ, 4 लिखूंगा तब भी छोटा होगा, 5 भी छोटा है, 6 भी इससे छोटा है, 7 छोटा नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 ये सारी वैल्यूज हो सकती हैं एक्स की। या तो आप इसको ऐसे लिखो या फिर इसका एक सॉल्यूशन सेट बना दो, है ना। इसी बात को आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि x बिलोंग्स टू दिस सेट 1 2 3 4 5 6। ये जो सेट है जो किसी इनइक्वालिटी के सारे सॉल्यूशंस के एलिमेंट को अपने अंदर कंटेन कर रहा है, इसी को बोलते हैं सॉल्यूशन सेट ऑफ इनइक्वालिटी। इसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन सेट। क्लियर हो गई बात, देखो यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। जब x नेचुरल नंबर था तब की कहानी है सर ये, व्हेन x इज नेचुरल नंबर। क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसी कहानी में जो सेकंड वाला पार्ट है उसमें कह रहा है x अगर इंटीजर होता तो, चलो ठीक है भाई, इसको मिटा रहा हूं मैं, सेकंड वाला हिस्सा लिख रहा हूं। ठीक है, कह रहा है x अगर इंटीजर होता तो, ठीक है, व्हेन x बिलोंग्स टू इंटीजर्स।
ठीक है, आपको पता है इंटीजर का सिंबल है। या फिर अगर आपको ऐसे नहीं है लिखना तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, व्हेन x इज एन इंटीजर। ठीक है, जब x एक इंटीजर है। अब सोचो यार कि भाई अगर आपको ऐसे ना समझे तो नंबर लाइन भी बना लिया करो। आप यहाँ पे खड़े हो 6 and 2/3 पे, और आपको कौन कौन से सारे नंबर लेने हैं, वो सारे नंबर लेने हैं जो इससे छोटे हैं, यानी कि इससे छोटे सारे इंटीजर लेने हैं। यानी इससे छोटे सारे इंटीजर इस तरफ आएंगे, लेकिन आप ऐसे सेट नहीं कर सकते क्योंकि इसमें सारे बहुत सारे रियल नंबर आ जाएंगे। तो इससे छोटे इंटीजर कौन कौन से आते होंगे, माइनस इन्फिनिटी तक सारे। तो यानी कि अगर x एक इंटीजर है तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, माइनस इन्फिनिटी से चलते आओगे माइनस सारे, यहाँ पे सारे नंबर लिखे हैं इंटीजर, सारे इंटीजर। अब आप लिख थोड़ी पाओगे, इनफाइनाइट है, इसलिए ऐसे ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, 2 फिर 1, ठीक है, इस तरह से 4 5 6 से आगे नहीं जाएंगे, 7 पे थोड़ी पहुंच जाओगे। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये सारे, अगर आपको सेट में लिखना है तो यहाँ लिखना पड़ेगा x बिलोंग्स टू दिस। ठीक है, अगर x एक इंटीजर है तो ये सारी वैल्यूज हो सकती हैं क्योंकि x छोटा है उससे। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। सोचो अगर x रियल नंबर होता, जस्ट इमेजिन, इस क्वेश्चन में बोला नहीं है सर, बट मैं आपको बस बताना चाहता हूं कि मान लो x एक रियल नंबर होता। अब रियल नंबर का मतलब ये हो जाता कि भाई ये जो भी चीज है 20/3 या जैसे भी आप लिखना चाहो, इससे छोटे सारे नंबर। तो इससे छोटे सारे नंबर मतलब इन्फिनिटी माइनस का, उससे लेके चाहे आप वैसे लिखो चाहे 20/3 लिख दो, 20/3 तक सारे। अब इन्फिनिटी तो कभी इंक्लूड करते नहीं है, यहाँ पे इक्वल टू होता अगर तो यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट आता, ये तो हम चैप्टर 1 में सीख चुके हैं। यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे ये ब्रैकेट आएगा, यानी x बिलोंग्स टू दिस, अगर ये एक रियल नंबर होता तो। ऐसे लिखने का मतलब क्या होता है, किसी भी दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इनको कोमा में नहीं लिख सकते। यहाँ पे कोमा में हम लिख सकते हैं क्योंकि हमें पता है 1 के बाद 2 ही आएगा, 2 के बाद 3 ही आएगा, अगर मैं इंटीजर की बात कर रहा हूं तो। लेकिन अब मुझे यहाँ नहीं पता कि इसके बाद क्या आएगा, इसलिए मैं कहूंगा यहां से यहां तक जो आता है सब ले लो। तो यहाँ पर इसको इस सेट से डिनोट करने का मतलब होता है, जब ये करली ब्रैकेट लगे होते हैं, कि जो जो पॉइंट लिखे हैं सिर्फ वही वही पॉइंट है। मतलब अगर 0 के बाद 1 लिखा है तो 0 के बाद 1 ही समझोगे, 0 के और 1 के बीच में जो चीजें आती है वहां पे इंक्लूड नहीं है। लेकिन यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट लिखने का मतलब या ऐसे ब्रैकेट लिखने का मतलब होता है कि यहां से लेके यहां तक जितने भी रियल नंबर हैं, चाहे वो रेशनल रहे हो, इरेशनल रहे हो, पॉइंट में रहे हो, कैसे भी रहे हो, सब आ गए। ठीक है, तो ये चीज है। क्लियर हो गया। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा, मैं जल्दी जल्दी करूंगा थोड़ा। यहाँ पर देखो क्या है, 5x - 3 < 3x + 1, है ना। पहले स्टेप क्या होगा, दोनों तरफ देखो हमें x बचाना है, तो दोनों तरफ अगर मैं 3x घटा दूं, देखो छोटा x किस तरफ है, इस तरफ, तो अगर दोनों तरफ 3x हटा दूं तो इधर से 3x खत्म, 3x - 3x, इधर से 5x - 3x, 2x बचेगा। अगर मैं सोल्व करके दिखाऊं, देखो कि 5x - 3 इधर है, हालांकि हर बार हम ऐसे नहीं करेंगे, बस ये समझाने के लिए भी 1-2 हिस्से में ऐसा कर रहा हूँ। देखो छोटा देखो किधर है, कम वाला 3x इधर है ना, तो दोनों तरफ से 3x माइनस कर दो, इधर से भी 3x माइनस कर दो, इधर से भी 3x माइनस कर दो, तो 5x में से 3x गया सर, 2x बचेंगे, यहाँ बचा -3, और यहाँ 3x में से 3x गया खत्म, 1 बचा। अब आपको क्या करना है, अब आपको ठिकाने लगाना है इस -3 को। जैसे आप अगर इक्वेशन सॉल्व कर रहे होते तो क्या होता, -3 प्लस में जाता, यानी कि आपको +3 कर देना है दोनों तरफ, अगर आपको इनइक्वालिटी वाले प्रॉपर तरीके से ही करना है तो -3 + 3 0, यहाँ बचा में 2x और यहाँ बचा हुआ है 4। अगर आप इक्वालिटी सॉल्व कर रहे हो तो 2 को डिवाइड में ले जाते हैं, मतलब दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो। जब भी कंफ्यूज हो तो क्या करना है, तो सोचो कि अगर ये इक्वेशन होती तो आप क्या करते, 2 डिवाइड में लाते, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो। पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया, इक्वालिटी में चेंज नहीं आएगा, 4/2 यानी 2, x < 2 आ गया, x < 2। ठीक है, ये आखिरी क्वेश्चन था जिसमें मैंने प्रॉपर तरीके से किया। अगली बार जो अगला क्वेश्चन करेंगे उसमें जल्दी करेंगे। ठीक है, अब आ जाओ। अब कह रहा है x एक इंटीजर हो, x एक रियल नंबर हो। भाई देखो x अगर एक इंटीजर होगा, पहला इफ x बिलोंग्स टू इंटीजर, तो भैया x किस सेट को बिलोंग करेगा, भाई 2 से छोटा, 2 से छोटा सब कुछ, 2 से छोटा मतलब सबसे बड़ा 2 ही है। ठीक है, तो -इन्फिनिटी से डैश 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 करते हुए आओगे, -1 0 1 2, 2 नहीं ले सकते क्योंकि 2 के इक्वल नहीं है ना, 2 के इक्वल नहीं है तो 1 तक ही आएगा। ठीक है, अच्छा, इफ x बिलोंग्स टू रियल नंबर,
अब अगर रियल नंबर तो आप ऐसे कॉमा में लिख सकते हो उसको, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 2 से पहले तक, क्योंकि 2 तक नहीं, 2 इंक्लूड नहीं, यहाँ इक्वल होता ना अगर, तब हम इंक्लूड करते, तो ये वाला ब्रैकेट आएगा। समझ में आ गया। इसको अगर आप नंबर लाइन पे देखना चाहो तो रियल नंबर में आप सेट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कहीं 1 आएगा, कहीं 2 आएगा, 2 को इंक्लूड नहीं करना है, इसको डार्क नहीं करना है, इसके पहले वाली सारी वैल्यू इससे छोटी होंगी, इसको डार्क कर दो। अगर आपको ग्राफिकली लाइन पे बोला जाए इसको तो ऐसे दिखाना है, हालांकि अभी बोला नहीं गया। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। ठीक है, कितना टाइम होगा रिकॉर्डिंग होते हुए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो यार, अगले में क्या है यहाँ पे, 4x + 3 < 6x + 7 है ना। 6x दोनों तरफ माइनस कर दो, ठीक है, मैं सीधा कर रहा हूँ, जैसे उसमें करते हैं। 6x इधर आएगा, 4x - 6x माइनस का 2x बचेगा, दोनों तरफ 3 माइनस कर दो, 3 में से 3 गया 0, 7 में से 3 गया 4, या फिर आप वही समझो, ठीक है, कि 6x को इधर लाएं, 4x - 6x - 2x, 3 को माइनस में लेके 7 - 3 यानी कि 4, ठीक है। बस ख्याल ये रखना कि जब आप मल्टीप्लाई करो नेगेटिव नंबर से या डिवाइड करो नेगेटिव नंबर से, तो इनइक्वालिटी को उलटना मत भूलना, नहीं तो गलती हो जाएगी। बाकी आप इक्वेशन जैसे सोल्व कर सकते हो, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पर है, अब अगर हम इक्वालिटी सोल्व कर रहे होते तो हम क्या करते, x क्या है 4 और -2 डिवाइड में चला जाता, यही करते हैं ना। लेकिन क्योंकि माइनस वाले नंबर को ले गए हो तो यहाँ ख्याल ये रखना है कि इसको उलट दो। असलियत में हमने क्या किया हुआ पता है, इसको -2 से डिवाइड किया, इसको भी -2 से डिवाइड किया, तो ये चीज उलट गई है, ठीक है। बट ये चीज अब आपको समझ में आ रही होगी यार, कि अगर माइनस वाला नंबर डिवाइड में ले जा रहे हो तो बस इनइक्वालिटी उलटना मत भूलना, आपका आंसर सही रहेगा, ठीक है। ये हो जाएगा x > -2, ठीक। तीसरा हो गया, चौथे पे आ जाओ। चौथे में क्या देखो, 5 - 2x डिवाइड बाई 3 < x - 6 x डिवाइड बाई 6 - 5, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको तो अभी ऐसे ही रहने दो, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, x 6 × 5 30 डिवाइड बाई 6, ठीक है। तो आप एक काम करो यार, देखो 6 से तो दोनों कट जाएंगे, अगर दोनों तरफ में 6 से ही मल्टीप्लाई कर दो तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा यार, है ना। यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 3 और 6 कैल्शियम 6 ही है, तो यहाँ तो 6 से 6 कट जाएगा, यहाँ से 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, या फिर आप यूँ कह लो नीचे वाला 6 डिवाइड मल्टीप्लाई में लाएगा, वो एक ही बात होती। फिर 2 × में 5 10, 2 × में -2x - 4x < यहाँ क्या बचा हुआ है, x - 30, ठीक है। अब x को इधर माइनस में ले आओ, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 5x, क्योंकि +x - x में आएगा, -30 या 10 जाएगा माइनस में, माइनस का कितना हो जाएगा 40, समझ में आ रहा है। ये 10 प्लस का था, उधर जाएगा माइनस में, ठीक है। बस ख्याल रखना है जब आप माइनस वाले से डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो तब अलग कहानी, नहीं तो जैसे इक्वेशन सोल्व करते आए थे वैसे ही करो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, ठीक है, अब माइनस वाला नंबर आ गया ना, आप ध्यान रखना कि भाई अगर मैं माइनस से माइनस काट रहा हूँ, ठीक है, या यूँ कह लो दोनों तरफ -5 से, चलो इसको करके दिखा देता हूँ, दोनों तरफ, ठीक है, ये उलट जाएगा क्योंकि दोनों तरफ मैं -5 से डिवाइड कर रहा हूँ, -40, ठीक है। माइनस वाले में बस ध्यान रखना, ठीक है। आप चाहो तो -5 को डिवाइड में लेके जा सकते थे, सेम रिजल्ट आता, बस इनइक्वालिटी उलटना मत भूलना, ठीक है। माइनस से माइनस कट गया, कितना आ गया 8, ठीक है। ये क्लियर हो गया, >8 क्यों आएगा, आगे आ जाओ, ठीक है। अगला क्या है, सॉल्व द, ठीक है, और ग्राफ पे सॉल्यूशन दिखाओ, ठीक है। तो यहाँ से देखो, यानी कि 7x + 3 < 5x + 9, तो 7x में से 5x गया, 2x बचा होगा, 9 में से 3 गया, 6 बचा होगा, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया तो x > 3, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया, x < 3, सॉल्व कर लिया। अब सॉल्यूशन को दिखाना है नंबर लाइन पे, ठीक है। एक वेरिएबल में है तो जैसे पता है नंबर लाइन पे दिखाऊंगा आप, ठीक है। तो नंबर लाइन पे कैसे दिखाओगे, ये हमने नंबर लाइन बनाई, ये है -∞ +∞, बीच में कहीं 0, ठीक है। 3 है तो कम से कम 3 तो दिखना चाहिए भाई सवाल में, मतलब नंबर लाइन पे, उसे चाहो थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हो, ठीक है। अब देखो, अब आपको क्या ध्यान रखना है सर, कि अगर यहाँ पे इक्वल नहीं है तो 3 को इंक्लूड नहीं करोगे, यानी 3 पे आएगा हॉलो सर्कल, ठीक है। बीच में शेड मत करना,
ठीक। और किस तरफ जाना है, जो x है वो 3 से क्या है, कम है, 3 से छोटा है। ठीक है, तो यानी कि 3 से छोटा, यानी 3 के लेफ्ट में शेड कर दो। ठीक है, 3 के लेफ्ट में शेड कर दो। समझ में आ गई बात। अगर यहाँ इक्वल भी होता तो हम 3 पे डार्क कर देते, लेकिन यहाँ इक्वल नहीं है इसलिए वो होलो रहेगा। बस ये याद रखना है आपको। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 3x - 4 डिवाइड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू x + 1 डिवाइड बाई 4 - 1। ठीक है, तो पहले अभी इनको ऐसे रहने दो। ठीक है, इसको ऐसे रहने दो, इसको सोल्व कर लो तो हो जाएगा x + 1, 4 1 जा 4 यानी -4 डिवाइड बाई 4। ठीक है, तो -4 + 1 कितना बचेगा, -3। ठीक है, तो डायरेक्ट इसको मैं -3 लिख दे रहा हूँ, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब क्या कर सकते हो, ठीक है, दोनों तरफ 4 से गुणा कर दो। 2 और 4 कैल्शियम 4 है ना, 4 से गुणा करके फायदा रहेगा। छोटे वाले के पहाड़े में बड़ा वाला आता हो तो बड़े वाले को ही दोनों तरफ गुणा करो, यानी इधर भी हमने 4 से गुणा करी, इधर भी 4 से गुणा करी, क्योंकि पॉजिटिव नंबर से गुणा किया है तो इनइक्वालिटी सेम रहेगी। ठीक है, तो 2 गुणा में 3 कितना होगा सर, 6। फिर 2 गुणा में -4 कितना होगा, -8। यहाँ कितना बचा हुआ है, x - 3। x इधर आएगा तो कितने x बचेंगे, 5x। ठीक है, प्लस या माइनस में तो चाहे नेगेटिव ले जाओ या पॉजिटिव ले जाओ। नेगेटिव पॉजिटिव को ध्यान तभी रखना है जब मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो। ठीक है, तो -8 उधर गया तो कितना बचेगा, 5। तो x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये आ गया आपका सॉल्यूशन। और हमें किस पे दिखाना है, नंबर लाइन पे सर। ठीक है, तो नंबर लाइन पे दिखा देते हैं। ठीक है, नंबर लाइन पे दिखाते हैं। ठीक है, ये अपना -∞, ये अपना +∞, ये 0, ये 1, ये 2, इस तरह से चलेगा। कम से कम मुझे वो नज़र आना चाहिए जो दिखाना है, यानी कि 1। तो 1 कहाँ पे है, ये रहा। ठीक है, तो ये 1 बनाया। अब जब आप शेड कर रहे होगे तो 1 से बड़ा होना चाहिए, 1 के इक्वल भी है। जब इक्वल है तो 1 को डार्क कर दोगे, 1 वाला पॉइंट, और बड़ा है मतलब आगे की तरफ जाना है, छोटा होता तो -∞ की तरफ जाते। ठीक है, तो ये हो गया अपना सॉल्यूशन। क्लियर है इतना, ठीक। अगला देखो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आसान है। इसमें क्या बोला गया, दी मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th इन फर्स्ट एंड सेकंड टर्मिनल एग्जामिनेशन आर 62, 48 रिस्पेक्टिवली, यानी फर्स्ट टर्म में इतने, सेकंड टर्म में इतने। फाइंड द मिनिमम मार्क्स he should get in the annual examination to have an average at least 60 marks। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या बोला गया है कि जो एवरेज हो, इस पे ध्यान देना जरा। एवरेज इज एट लीस्ट, ये एट लीस्ट और एट मोस्ट बहुत परेशान करता है काफी बच्चों को। ठीक है, जब भी आपको एट लीस्ट और एट मोस्ट में कंफ्यूजन हो जाए तो आप अपना 33 वाला नंबर याद कर लेना कि आपको पासिंग मार्क्स एट लीस्ट यानी कम से कम 33 चाहिए होते हैं। तो मतलब 33 लाओगे या उससे ज्यादा लाओगे, यानी जब लीस्ट लिखा हो तो जितना लीस्ट है वो या उससे ज्यादा होता है, उल्टा कर देते हैं। यानी कि जो एवरेज है वो अगर एट लीस्ट 60 है तो या तो 60 हो या 60 से ज्यादा हो। लीस्ट का अपोजिट ग्रेटर। ठीक है, तो अपोजिट कर दो। अगर यही एट मोस्ट पूछा होता कि जो तुम मार्क्स ला सकते हो ज्यादा से ज्यादा 100 ला सकते हो एट मोस्ट, तो जो मार्क्स होते हैं वो एट मोस्ट 100 ला सकते हो, तो यानी कि 100 से ज्यादा नहीं ला सकते, लेस देन इक्वल टू 100 लाओगे। ठीक है ना, अगर वहां पे होता है एट मोस्ट, मोस्ट में लीस्ट, यानी मार्क्स की तरफ देखो लीस्ट आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे एट लीस्ट बोला था तो जो चीज बोला एट लीस्ट 60 यानी 60 कम से कम, यानी कि जो एवरेज है वो या तो 60 है या 60 से ज्यादा है, कम से कम 60। अब एवरेज आप कैसे निकालते हो भाई, ये तो बच्चों वाली बात है कि यार 3 बार पेपर दिया है, एक बार आए हैं 62, एक बार आए हैं 48, तीसरी बार क्या आएंगे हमें नहीं पता, तो मान लेते हैं x, यहाँ लिख दो लेड। ठीक है, लेट मार्क्स इन एनुअल एग्जाम इज इक्वल टू x। ठीक है, एनुअल में मान लेता हूँ x मिले। अब एवरेज कैसे निकालोगे, कितने बार पेपर दिया, 3 बार, तीनों के नंबर जोड़े और 3 से डिवाइड कर दिया, एवरेज आ जाती है। ऐसी तो एवरेज निकालते हैं। तो 60 और 40 100, 8 और 2 10, 110 जमा x।
ग्रेटर देन, दोनों तरफ 3 से गुणा कर दिया, तो दोनों तरफ 3 से गुणा करोगे मतलब इधर भी 3 से गुणा किया होगा, 3 से 3 कट गया होगा, और उधर 3 से गुणा किया होगा तो 63 जा 180, या फिर इसको सीधा गुणा में ले जाओ जैसे इक्वेशन सॉल्व करते थे। नेगेटिव नंबर नहीं है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब कुछ सही रहेगा। ठीक है, तो ये गया सीधा मल्टीप्लाई में। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, दोनों तरफ 110 माइनस कर दो, 110 माइनस करोगे कितना बचेगा 70। ठीक है, क्लियर हो गया, 110 का माइनस में। तो यानी कि जो बच्चा है उसे कम से कम 70 नंबर लाने पड़ेंगे, यानी वो 70 नंबर लाए या 70 से ज्यादा लाए। यानी कि अगर उसको एवरेज 60 की चाहिए तो उसे एनुअल एग्जाम में एटलीस्ट 70 नंबर लाने। ठीक है ना, आप ये लिख लेना। आगे चलते हैं। अब देखो जो एग्जांपल नंबर 8 इसमें क्या बोला है, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10 सच दैट देयर सम इज लेस देन 40। मतलब हमें दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, ठीक है, बताने हैं, दोनों ही ऑड नंबर 10 से बड़े हों लेकिन उनका सम जो है वो 40 से छोटा। ठीक है, कैसे कर पाओगे इसको, देखो बहुत आसान सवाल है। इसमें आप क्या लिखोगे, लेट फर्स्ट नंबर ऑफ पेयर, ठीक है, फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर ऑफ द पेयर, यानी इस जोड़े का, ठीक है ना, इस जोड़े का फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर मान लो x है। ठीक है, एंड जो सेकंड होगा इस जोड़े का सेकंड ऑड नेचुरल नंबर ऑफ द पेयर वो क्या हो जाएगा, x+2 हो जाएगा। क्योंकि आप कोई भी दो लगातार आने वाले अगर ऑड नंबर की बात कर रहे हो, ऑड नेचुरल नंबर की, तो उनमें दो का ही तो गैप आएगा। जैसे मैंने आपको बता दिया कि एक ऑड नंबर हो गया 5, तो अगला बताओ, तो अगला आप 7 बता दोगे, लगातार आने वाला जस्ट अगला। कैसे बताया 7 आपने, भाई 5 और 2 के बाद जोड़ने के बाद 7 आ जाएगा, अगला क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, अगला क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, अगला क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। मतलब दो दो का ही तो गैप है। तो अगर आपको पिछला पता है तो उसमें 2 जोड़ो, अगला मिल जाएगा। तो अगर पिछला x है तो अगला x+2 होगा। इतनी बात क्लियर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10, यानी जो पहला नंबर है x और जो दूसरा नंबर है x+2 दोनों ही 10 से बड़े हैं, यानी कि दोनों ही 10 से बड़े होने चाहिए। याद रखना, पहला नंबर x भी 10 से बड़ा होना चाहिए और दूसरा x+2 भी 10 से बड़ा होना चाहिए। तो अगर हम वाली कंडीशन ना भी देखें ना, तो यहीं से क्लियर हो जाएगा कि अगर हम x की वैल्यू 10 से बड़ी ले रहे हैं तो 2 जोड़ के तो 10 से बड़ा आएगा ही आएगा। ठीक है, तो कई बार आप देखोगे सॉल्यूशन में वो लाइन नहीं लिखी होगी, तो कंफ्यूज मत होना क्यों नहीं लिखी हुई है। उसके पीछे कॉमन सेंस इतनी है बस कि अगर x ही 10 से बड़ा हो जाए तो x में 2 प्लस करके तो 10 से बड़ा ही आना है। यानी कि अगर वो ना चेक करो, सिर्फ इतने पे ध्यान दो कि x 2 से बड़ा हो तो अगला वाला अपने आप, मतलब 10 से बड़ा हो तो अगला वाला अपने आप 10 से बड़ा ही रहेगा। खैर, ये समझ में आ गया। आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहे हैं, सच दैट देयर सम इज लेस देन 40। जो सम है सर इनका वो लेस देन 40 है। सम मतलब पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर, पहला नंबर x है, दूसरा नंबर x+2 है, लेस देन 40 है। तो x प्लस x हो गया 2x, 2 गया माइनस में, मतलब दोनों तो 2 माइनस कर दिया तो बच गया 38, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया बच गया 19। तो यहाँ पे देखो डबल इनइक्वालिटी बनेगी। डबल इनइक्वालिटी कैसे बनेगी, हमें पता है कि ये जो x है इस केस में, ठीक है, जरा इसको देखो, ये इनइक्वालिटी 2, ये इनइक्वालिटी 1। इसमें देखो x जो है वो 19 से छोटा है, यहाँ पर देखो जो x है वो 10 से बड़ा है। हमें देखो x की तरफ मुंह खुला हुआ है ना, यहाँ पर x की तरफ मुंह खुला हुआ है, एक ही बात है वो, ठीक है ना, एक ही चीज है। ये बस 10 इधर लिख दिया, x उधर है और वहां पे x इधर है, 10 उधर है, एक ही बात है। ठीक है, तो x बड़ा है 10 से, x बड़ा है 10 से और x छोटा है 19 से। क्लियर होगी बात। अच्छा, वो देखो x+2 की वैल्यू, अभी इसको भूल जाओ, ये समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, आपको, ठीक है ना, ऑल पेयर्स लिखने हैं, ऑल पेयर्स जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। पेयर्स में क्या होना चाहिए सर, ये कंडीशन कि x ऑड नंबर है और x 10 से बड़ा 19 से छोटा है। चलो, यानी पेयर्स कैसे बनेंगे, पेयर्स ऐसे तो बनेंगे, पहला नंबर x है, दूसरा नंबर x+2 है, ऐसी तो पेयर बनेंगे। भाई हमने देखो क्या बोला था, हमने कहा था पेयर का पहला नंबर x है, दूसरा x+2 है, तो जो पेयर होंगे वो इस फॉर्म में ही तो होंगे, x+2। तो x क्या है, x 10 से बड़ा है, 10 से बड़ा पहला ऑड नंबर क्या होगा 11। अगर x 11 है तो x+2 क्या हो जाएगा 13। अगर पहला ही 13 ले लें मैं
तो अगला क्या हो जाएगा 15। अगर पहला ही ऑड नंबर मान लो 13 होता, कि तो हम कोई भी ले सकते हैं ना जो इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे, तो अगला हो जाता 15। ठीक है, या फिर अगर फर्स्ट ऑड नंबर x की वैल्यू ही 15 ले लो तो अगला 15 प्लस 2 यानी 17। अगर x की वैल्यू ही 17 ले लो तो x प्लस 2 की वैल्यू 19। अगर x अब 19 तो खैर ले नहीं सकते क्योंकि x की वैल्यू 19 से छोटी है। ठीक है, यहाँ पर 19 और 21 नहीं ले सकते क्योंकि अगर आपने ये ले लिया तो ये x की वैल्यू हो गई 19, नहीं ले सकते हो। आप कहोगे कि भाई यहाँ 19 नहीं ले रहे, वहां क्यों ले रहे? क्योंकि ये x की वैल्यू है, ये तो x प्लस 2 की वैल्यू है। कोमा के पहले कौन है? x। कोमा के बाद क्या है? x प्लस 2। यानी कि अगर x इज लेस देन 19 है तो x प्लस 2 करोगे लेस देन 21 आ जाएगा, वो तो ठीक है। समझ में आया? याद रखना कोमा के बाद वाली जो वैल्यू है, इसीलिए मैंने समझाने के लिए लिख दिया, वो x प्लस 2 की वैल्यू है। ये जो कंडीशन आपको दिख रही है ये x प्लस 2 पे नहीं दिख रही है, x पे दिख रही है। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो ये समझाने के लिए था खाली, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, तो ये देखो इतना इंट्रोडक्शन था जो सिलेबस में आपके था। अब जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको ये चीज़ आनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या, ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन 2 वेरिएबल्स। तो 2 वेरिएबल्स वाली लीनियर इनइक्वालिटी कैसी दिखेंगी? देखो किसी एक को देख लो, अब इस पे फोकस करो, नीचे जो भी लिखा है मत देखो। ठीक है, तो इसमें देखो एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल y है। ठीक है, अच्छा ये लेस देन 0 जो लिख दिया है ना, ये ऐसा नहीं है कि 0 ही होगा, यहाँ कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वो मिसप्रिंट हो गया, c मान लो यहाँ पे। ठीक है, तो ax प्लस बी वाई लेस देन, ठीक है, c। ठीक है, तो a b c कांस्टेंट है। ठीक है ना, a 0 नहीं है, b 0 नहीं है, इनइक्वालिटी अगर आपको 2 वेरिएबल में रखनी है तो। ठीक है, तो कुछ इस तरह का होगा। अब यहाँ पे लेस देन हो सकता है, ग्रेटर देन हो सकता है, लेस देन इक्वल टू हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। तो मतलब ये बस समझाने के लिए था, किसी एक पे फोकस कर लो, किसी एक पे फोकस कर लो। ठीक है, तो इस तरह का, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 2x प्लस में 4y लेस देन 5, तो ये एक लीनियर इनइक्वालिटी बन गई 2 वेरिएबल्स में, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 4 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का क्या मतलब है वो भी समझ लो। ठीक है, अगर मैं ग्राफिकली बताऊंगा तो आपको समझ में भी आ ही जाएगा, लेकिन उससे पहले सुनो, यहां पर इसका मतलब है कि x और y के वो सभी वैल्यूज, x y की वो सभी वैल्यूज, बहुत सारी वैल्यूज इसका सॉल्यूशन होंगी। जहां पे x y अगर यहां रखें तो उसके लिए ये इनइक्वालिटी ट्रू रहे। अगर ये ट्रू है तो वो सारे x y इसका सॉल्यूशन है। ट्रू होने का मतलब समझ रहे हो कि भाई जैसे इसको और आसान सी इनइक्वालिटी में दिखाऊं तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा, जहां पे कैलकुलेशन आपके लिए आसान हो जाएगी। मान लो, ठीक है, x प्लस वाई लेस देन 5। ठीक है, अब अगर मैं सोचो x की जगह पे 1 लिखूं, y की जगह पे 1 लिखूं, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। क्या 2 5 से छोटा होता है? यही तो लिखा है 2 इज लेस देन 5। क्या 2 5 से छोटा होता है? ट्रू, तो 1 और 1 इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि आप यही लिखो। अगर मैं x की जगह पे 0 और y की जगह 1 लिखूं, 0 प्लस 1 यानी कि 1, क्या 5 से छोटा होता है? बिल्कुल, तो 0,1 भी इसका सॉल्यूशन हो गया। ऐसे इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे इसके ऐसे। तो आप ऐसे थोड़ा ना एक एक को निकालते फिरोगे, इसलिए हम क्या करते हैं, इनको ग्राफिकली सॉल्व कर लेते हैं। ग्राफिकली कैसे सॉल्व करते हैं, चलो एक एग्जाम्पल से करके दिखाता हूँ। ठीक है, यहां पर जैसे है 3x प्लस 2y इज ग्रेटर देन 6। ठीक है, ग्राफिकली सॉल्व करना है तो आपको क्या करना होता है, थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लेना होता है। सर थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लेना होता है कि अगर ये इनइक्वालिटी ना होती, अगर ये इनइक्वालिटी ना होती और इक्वालिटी होती, तो फिर इसका ग्राफ लाइन आता। आपने क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा हुआ है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स वाले में। ठीक है, अगर मैंने क्या बोला, देखो यहाँ पे मैंने लेट क्यों लिखा, क्योंकि यहां पर तो कुछ और था, मैंने कुछ और एज्यूम कर लिया। क्लियर हो गई बात? अब आप क्या करोगे, अब आप इसका एक बार ग्राफ बना के देखोगे कि इसका ग्राफ कहां आता है, फिर उसके ग्राफ से, यानी कि इस इक्वेशन के ग्राफ की मदद से इस इनइक्वालिटी का ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, तो पहले इस इक्वेशन का ग्राफ बनाने के लिए हमें कम से कम 2 सॉल्यूशन चाहिए। तो सोचो, अगर मैंने x की जगह 0 रख दिया तो ये 0 हो गया, खत्म। 2y बराबर 6, तो y बराबर 2 डिवाइड में जाएगा, 6/2 यानी कि 3। ठीक है, तो यानी कि ये 3 हो जाएगा। अगर मैंने y को ही 0 रख दिया, खत्म। 3x बराबर 6, तो x बराबर
3 दूनी 6 यानी कि 2। इतना कर लेना पहले आपको। इतना करने के बाद, ठीक है, इसको थोड़ा साइड में रखते हैं सर। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, आपको एक्सिस ड्रॉ करना है, ठीक है, वाई एक्सिस। ठीक है, ये सिलेबस में नहीं है, याद रखना। जिसको अब वीडियो बंद करनी हो कर सकता है, टाइम मत वेस्ट करो अगर आपको लग रहा हो तो, बट आपको मुझे लगता है ये चीज़ आनी चाहिए, मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया 0 1 2 3 4, ठीक है, -1 -2 -3 1 2 3 4 तक काफ़ी है, ठीक है, -1 -2। चलो x0 y3, भाई x0 y3 कहाँ होगा, ठीक है, x0 y3 है तो मतलब ये वाला। और अगला पॉइंट क्या है, x2 है और y0 है, x2 y0 नहीं यहाँ पर, ठीक है, ये है। अब देखो, अब इसका काम खत्म जो हमने एज्यूम किया था। अब आते हैं अपनी मेन पे, ठीक है, जो अपनी इनइक्वालिटी थी। इसमें देखो, याद रखना, अगर इसमें इक्वल टू का साइन हो तो फिर आप इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे सॉलिड लाइन से मिलाओगे, लेकिन अगर यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है सर, तो आप इनको डॉटेड लाइन से मिलाओगे, ठीक है, तब इनको आप किससे मिलाओगे, डॉटेड लाइन से मिलाओगे। ठीक है, ये जो लाइन रिप्रेजेंट कर रही है ये है असलियत में 3x प्लस 2y इक्वल टू 6। लेकिन इनइक्वालिटी कहाँ पे होगी, इनइक्वालिटी का सोल्यूशन कहाँ पे होगा, इसको चेक करने के लिए आप क्या करो, देखो, ये जितने भी क्वेश्चन आप करोगे सब में ये होगा कि लाइन कहीं ना कहीं से तो जाएगी। जहां से भी लाइन जाएगी, जैसे यहां से अगर गई है तो इसके एक तरफ एक हाफ प्लेन बन गया, इसके नीचे तरफ एक हाफ प्लेन बन गया, मतलब जो पूरा प्लेन था इसने डिवाइड कर दिया। सोचिए इनफाइनाइट तक ऐसे बढ़ रही है ना, तो मतलब क्या, इसके इधर वाला हिस्सा, इसके इधर वाला हिस्सा। आप क्या करो, चाहे इधर के हिस्से का कोई एक पॉइंट जो आपको पता हो कि x इतना होगा, y इतना होगा, वो इसमें पुट करके देख लो, चाहे इधर के हिस्से का कोई एक पॉइंट आप पुट करके देख लो। अगर लाइन ओरिजिन से नहीं जाती है तो आसान रहता है 0 0 पुट करना। ओरिजिन से नहीं जा रही है मतलब लाइन के ऊपर नहीं है ओरिजिन, तो लाइन के इस तरफ वाला पॉइंट ओरिजिन, ओरिजिन मतलब 0 0, यानी x0 y0 पुट करके देख लेते हैं। तो यहाँ किस में पुट करना है, इनइक्वालिटी में, ठीक है ना, इसका काम खत्म हो, अब इनइक्वालिटी काम चालू। तो यहाँ पे x की जगह 0, y की जगह 0 ग्रेटर देन 6 होता है क्या, 0 + 0 क्या ग्रेटर देन 6 होता है, फॉल्स, यानी कि ये ट्रू नहीं हुआ, फॉल्स। फॉल्स कहने का मतलब ये है कि आपने जिस तरफ का पॉइंट लिया था उस तरफ इसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। आपने लाइन के इस तरफ का पॉइंट लिया था और फॉल्स आ गया, मतलब इस तरफ सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अगर ट्रू आता तो हम इस तरफ सेट कर देते, लेकिन फॉल्स आ गया तो इसके अपोजिट साइड सेट कर दो। बात क्लियर हो गई, बात क्लियर हो गई। अब आप कहोगे कि यार 0 0 ही पुट करना होता है क्या हमेशा, नहीं भैया, कुछ भी पुट कर सकते हो जो इस लाइन के ऊपर ना हो, चाहे इस तरफ हो चाहे उस तरफ हो। अगर मैं 0 0 ना पुट करूं तब भी सेम ही आंसर आएगा। देखो, मान लो मैं इस तरफ का कोई पॉइंट, लेकिन वो पॉइंट मुझे पता होना चाहिए कि वहां पे लाइन के वो इस तरफ है और वहां पे x कितना है, y कितना है। जैसे यहाँ पर भी मुझे पता है कि x 4 है, y 0 है, तो मैं क्या करता हूँ, x की जगह पे 4 और y की जगह पे 0 पुट करके देखता हूँ। तो 4 गुणा में 3 हो गया 12, y की जगह 0 तो 0 हो जाएगा, क्या 12 6 से बड़ा होता है, ट्रू, ठीक है ना। इस बार क्या आ गया, ट्रू। अब अगर ट्रू आया तो जिस तरफ मैंने पॉइंट पुट किया है उसी तरफ शेड होगी। पॉइंट तो इस तरफ पुट किया ना, तो यानी शेड इसी तरफ होगा। देखो, पिछली बार भी यही सॉल्यूशन आया था, इस बार भी यही सॉल्यूशन आया, मतलब इस तरफ जितने भी पॉइंट होंगे ना वो सारे के सारे इसका सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो कई बार क्या होता है कि अगर बच्चों ने सिर्फ इतना रटा होता है कि 0 0 ही पुट करते हैं, तो कभी कभी लाइन ही 0 0 चली जाए तो वहां कंफ्यूजन हो जाती है। तब आपको यार अगर 0 0 जाएगी तो इधर वाला कोई पॉइंट पुट करके देख लो, बस ध्यान रखना है ट्रू होगा तो जिस तरफ का पॉइंट है उस तरफ शेड होगी, फॉल्स होगा तो उसके अपोजिट तरफ शेड होगी, बस ये था यार, ठीक है ना। इस लेवल से हट चुका बट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ऐसी मान लो अगर सिस्टम ऑफ, ठीक है, इनइक्वालिटी दे दी आपको 2 वेरिएबल्स में जो कि लीनियर है, तब आप कैसे सॉल्व करोगे ग्राफिकली। देखो फिर से थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लोगे लेट कि भाई जो ये इनइक्वालिटी है यानी कि x + y, वो इनइक्वालिटी की जगह इक्वालिटी बन गई है, ठीक है, मान लो, ठीक है ना, ऐसे। और x - y < 3 की जगह क्या लिख दोगे, =3, ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑन है क्या, हाँ, ठीक है। अब फिर से आप इनके सॉल्यूशन निकाल लो, दो कम से कम, ठीक है, और ग्राफ बना लो, ठीक है। ये सिलेबस में नहीं है, याद रखना, फिर से जिसको नहीं देखना हो बंद कर सकते हो, ठीक है। देखो, x को 0 रखेंगे तो y 5 हो जाएगा, y को 0 रखेंगे तो x 5 हो जाएगा। यहाँ पर y को अगर मैं 0 रख दूँ तो x 3 हो जाएगा, और अगर मैं x को ही 0 रख दूँ तो y - 3 हो जाएगा।
अब आपको क्या करना है, पहले इनका सॉल्यूशन जो भी आए हैं इससे एक ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो ये हो गया अपना y एक्सिस, ये हो गया अपना x एक्सिस। ठीक है, x में वैल्यू सबसे बड़ी 5 मिल रही है, कम से कम 5 तक तो जाना है। 1 2 3 4 5, चलो एक आगे चले जाते हैं 6। माइनस एक्स तो कहीं दिख नहीं रहा, मतलब इसमें तो 1 2 लिख के छोड़ दो यार। ठीक है, y में कहाँ तक गए, 5 तक गए, तो कम से कम 5 तक जाना पड़ेगा। 3 4 5 6। ठीक है, माइनस में -3 तक गए ना, तो भैया -3 4 तक लिख लो। अब आ जाओ, पहले इसकी बात करते हैं, x + y = 5, x0 y 5, x0 y 5। ठीक है, x5 y0, ये हो गया। अब इनको मिलाने के लिए आप कौन सी लाइन यूज करोगे, सॉलिड या डॉटेड? उसके लिए आपको देखना है कि यहाँ पर जो ये चीज थी जिससे हमने बनाई है, ठीक है ना, वहां पे क्या था, देखो यहाँ पे इक्वल भी था। इक्वल भी होगा तो मतलब ये सॉलिड बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, ये सॉलिड। तो यानी कि इसको सॉलिड लाइन से मिलाते हुए ऐसे खींच दोगे। ठीक है, और ये कौन सी है, x + y = 5, तो कहीं पे लिख दो यहाँ पे x + y = 5। ठीक है, एक बार निशान बना के छोड़ दो कि इधर सेट कहाँ पे होगी, यानी कि इसमें इसकी इनइक्वालिटी में या तो इधर का पॉइंट या उधर का पॉइंट पुट करो। मैंने कहा अगर 0 0 से ना जाए तो 0 0 पुट करना आसान रहता है। तो अगर मैं 0 0 पुट करूँ इस इनइक्वालिटी में, तो 0 + 0, क्या 0 बड़ा होता है 5 से? नहीं बड़ा होता, फॉल्स हो गया। यानी 0 0 की तरफ शेड नहीं करना है, यानी ओरिजिन की तरफ शेड नहीं करना है। तो ओरिजिन के अपोजिट यानी इस तरफ शेड होगा। ऐसे निशान लगा के छोड़ दो, ऐसे निशान लगा के नहीं छोड़ते। अगर ये एक ही होती तो हम तुरंत सेट कर देते, बट अभी अगली वाली भी है ना, अभी घिच पिच ना हो, अभी इसको भी तो दिखाना है यहीं पे, इसलिए बस निशान लगा के छोड़ दिया कि भाई 0 0 की तरफ तो फॉल्स हो गया, यानी कि उस तरफ शेड होगी। ठीक है, अगला क्या है, अगली वाली इक्वेशन को मैं किसी और कलर से दिखा दूं क्या? चलो इसको इस कलर से दिखा देते हैं। ठीक है, x3 है y 0 है, x3 है y 0 है, x0 है y -3 है, x0 है y -3 है, यानी कि ये ऐसे जाएगा। सॉलिड लाइन क्यों बनाई है, समझ में आया? सॉलिड लाइन इसलिए बनाई क्योंकि इस इनइक्वालिटी में भी, ठीक है ना, इक्वल था। ठीक है, अब इसकी शेड या तो नीचे होगी, देखो इस लाइन के, या तो इस तरफ होगी या इस तरफ होगी, दो हिस्से हैं इस लाइन के लिए। तो 0 0 रख के देख लेते हैं। 0 0 रखा तो क्या 0 - 0 0 3 से छोटा होता है, ट्रू। तो यानी इसकी शेड तो भाई 0 ओरिजिन की तरफ ही होगी, यानी ओरिजिन की तरफ वाले हिस्से को शेड करो, यानी कि इस तरफ वाला हिस्सा शेड होगा। ठीक है, और हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, जब एक से ज्यादा लाइन हो तो हमारा सॉल्यूशन वो होगा जहां पे दोनों लाइनों की शेडिंग, ठीक है ना, इंटरसेक्ट कर रही हो। जैसे अगर मैं आपको इसको शेड करके दिखाऊं पहले वाले को, तो पीला वाला हिस्सा इधर शेड होगा, ये सारा, और ये जो ऑरेंज वाला हिस्सा है इसके ऊपर ओरिजिन की तरफ इधर शेड होगा। तो आप देखोगे कि ये जो एरिया है, ठीक है ना, आप देखोगे ये जो एरिया यहाँ पे दोनों, देखो यहाँ पे सिर्फ पीली वाली है, यहाँ पे सिर्फ ये ऑरेंज वाली है, लेकिन ये एरिया देखो जरा, ये सारा एरिया जितना भी आगे बढ़ता जाएगा यहाँ पे दोनों तरह की शेडिंग है, नहीं वो हमारा सॉल्यूशन है। ठीक है, तो अगर आपको अंदाजा लग जाए तो बिल्कुल घिचपिच नहीं करना है, आप सिंपली, ठीक है, तीर बना के छोड़ दो। अगर आपको घिचपिच नहीं करना, आपको पता है कि ये पीला वाला, सॉरी, ठीक है, ये पीला वाला तीर इधर जा रहा है और ऑरेंज वाला तीर इधर जा रहा है, तो ये दोनों मिलेंगे, यानी कि हमारा जो सॉल्यूशन होगा सर, ठीक है, हमारा जो सॉल्यूशन होगा पक्की बात है वो सिर्फ इतना ही होगा। ठीक है ना, ये वाला, अगर आपको घिचपिच नहीं करनी है तो। हालांकि ऑरेंज वाली इधर भी गई है तो निशान ला के छोड़ दो। ठीक है, तो ये अपना सॉल्यूशन हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा, इसका बेसिक क्लियर हो गया होगा। अगली वीडियो में एक्सरसाइज करेंगे एनसीईआरटी की। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी ही मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।